Chapter 27 Kalkriya. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. पहले तो अचानक से गिरने के कारण रोशन थोड़ा घबरा गई थी, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। दूसरी तरफ रुद्र, जिसने इस समय रोशनी को बेड पर लेटाया था, वह उसी की तरफ देख रहा था। वह अच्छी तरह से जानता था कि इस दुनिया में रोशनी को जिस चीज से सबसे ज्यादा डर लगता है वह दर्द है। दर्द। इस लड़के को दर्द से इतना ज्यादा डर लगता है कि इंजेक्शन लगाने से पहले पूरा घर घूमती है। कहते हैं ना, कुछ पुरानी आदतें जाती नहीं है, चाहे इंसान कितना ही बदल जाए, याद आते उसकी पहचान बन जाती है। रोशनी के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इतना दर्द उसके दिल में था, इतनी तकलीफ उसने झेल रखी थी, लेकिन आज तक फिर भी यह छोटी सी आदत बदली नहीं। रोशनी अपनी आंखें धीरे से खोल करके सामने खड़े रुद्र को देखते हैं, जैसे इस समय ब्लैक कलर का जॉगिंग यूनिफॉर्म पहन होता है। उसे अच्छे से पता था कि कॉलोनी के अंदर कोई पर्सनल जिम तो है नहीं, इसलिए दिन में लगभग 2 घंटे एक्सरसाइज करने वाले रुद्र को जॉगिंग करके अपना पूरा टाइम निकालना पड़ेगा। इस समय बाहर धूप में से आने के कारण उसका शरीर पूरी तरह से पसीने में भीगा हुआ था। उसके काले बाल इस समय उसके चेहरे पर आ गए थे। हमेशा ज्यादातर समय बिजनेस सूट में या फिर शर्ट और लोअर में घूमने वाले रुद्र को इस तरह के अलग कपड़े पहने हुए देखने की आदत रोशनी की नहीं थी। उसे तो याद भी नहीं था कि आखिरी बार उसने रुद्र को इन कपड़ों में कब देखा था। दोनों जन एक दूसरे की आंखों में घर रहे थे। रोशनी बिना कपड़ों के रुद्र के सामने अब एक भी सेकंड नहीं रुकना चाहती थी, खास करके तब जब रुद्र के नज़ारे बार बार उसके शरीर पर जा रही थी, इसलिए वह तुरंत ही उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ रुद्रा, जिसके लिए ये तो बिल्कुल किसी ट्रीट की तरह था, अपने से दूर वह रोशनी को जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए पीछे जाते हुए रोशनी का हाथ अचानक से उसने पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाते हुए उसकी पतली ना तो कमर पर वैसे ही सिर्फ एक तौलिया और रखा था। रुद्र के मजबूत हाथ इस समय अपनी कमर पर महसूस करके रोशनी के पूरे शरीर में एक सिरहन से डर गई थी। ना चाहते हुए भी अभी कल दोपहर में हुई उसे कैसे के बारे में सो करके उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। उसे समझ नहीं आता था कि वह चाहे कितनी ही कोशिश क्यों न कर ले, रुद्र के चाम के आगे वह हमेशा फीकी पड़ जाती है। रुद्र, छोड़िए मुझे, आप मुझे इस तरह से नहीं पकड़ सकते। रोज रखना सर को हल्का सा झुका करके रोशनी के कान के पास अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए कहता है, चैलेंज, वह भी रुद्र सिंघानिया को। इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया कैसे रोशनी? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर रुद्र की उंगलियां इस समय रोशनी के चेहरे से होते हुए उसकी गर्दन पर चल रही थी। रोशनी को तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी मजबूत चट्टान के सहारे खड़ी है। उसे अच्छे से पता था कि इस कंडीशन में आने के बाद आगे क्या होगा। अगर वह कुछ देर और ऐसे रही तो पर आप पर से काबू को बैठेगी, इसलिए वह और भी तेजी से रुद्र की हाथ पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगती है। छोड़िए ना मुझे रुद्र, यह क्या बचपना है हमारा बेटा हमारे सामने वहाँ अपने बेबी बेड पर बैठकर दूध पी रहा है, कम से कम इतनी तो शर्म कर लीजिए। रोशनी के चेहरे पर इरिटेशन साफ साफ झलक रही थी। उसे पता था रुद्र इतनी आसानी से तो उसे जाने नहीं देंगे, और उंगली जब सीधी उंगली से ना निकले तो उसे तेरी करनी पड़ती है। इसलिए रोशनी मुस्कुराती है और खुद रुद्र से चिपकती हुए कहती है, आप मुझे छोड़ना नहीं चाहते तो फिर आप ऐसा क्या करना चाहते हो मेरे साथ? हम रोशनी के बदले मिजाज को देख करके रुद्र के आगे छोटी हो जाती है। उसे अच्छे से पता था कि इस समय पूरी तरह से नौटंकी कर रही है, लेकिन फिर भी क्या कर रही है ये तो पता करना ही था। जैसे ही वह रोशनी को कुछ कहने वाला होता है, उसके पैर में तेज दर्द होता है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। और इसका कारण रोशनी खुद होती है। रुद्र को डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख करके रोशनी अपना पैर उठाती है और बड़ी ही तेजी के साथ रुद्र के पैरों पर रख देती है। दर्द के कारण एक झटके में रुद्र उसे छोड़ देता है और रुद्र की पकड़ से छूट करके वह सीधा बाथरूम में घुस जाती है और दरवाजा बंद करके एक ही बात कहती है, आपको बहुत आदत है लोगों को कंट्रोल करने की और चैलेंज जीतने की, पर मेरे साथ अब ऐसा नहीं होगा कि कीप दैट इन माइंड।
रुद्र अपने पैरों की तरफ देखा है, पता नहीं रोशनी में कितनी ताकत से मारा होता है, उसका पैर बुरी तरह से लाल हो गया होता है। उसके बाद वही कमरे में मौजूद आईने की तरफ जब वह देखता है तो उसे उसमें अपने होंठ पर एक कट नजर आता है। बीते 2 दिनों में जितनी बातें शायद उन दोनों के बीच में हुई नहीं होगी, उससे ज्यादा बार वह लोग लड़े हैं और हर बार किसी न किसी तरीके से रोशनी ने उसे घायल किया है। इतना सोच करके रुद्र को समझ नहीं आता कि आगे उसे क्या कहना चाहिए। ये लड़की जब देखो तब मुझे ही घायल करने के पीछे पड़ी है, क्या करे इसका समझ नहीं आया, लेकिन इस तरह से बहुत दिन नहीं रह सकता, कुछ तो करना ही पड़ेगा। दूसरी तरफ इस समय खट्टी मीठी नोकझोंक के एंजॉय करते रुद्र और रोशनी को ये बात नहीं पता थी कि उनके घर से करीब 1.5 घंटे की दूरी पर रहने वाली आकृति इस समय अपने कमरे में ना हो करके लिविंग रूम में बैठी होती है और एक 40 साल के आदमी से बात कर रही होती है। उस आदमी ने कपड़े तो बिल्कुल नॉर्मल पहने होते हैं, लेकिन उसके चेहरे को देख करके और उसकी तेज नज़रों को देख करके कोई भी अंदाजा लगा सकता था कि इस आदमी को कितनी चीज़ों के बारे में पता है। दूसरी तरफ अपनी बेटी के एकदम अपोजिट में सोफे पर बैठी मोहिनी इस समय ध्यान से सारी बातें सुन रही थी। बीते कई दिनों से उन्होंने देखा था कि किस तरह से उनकी बेटी काफी ज्यादा परेशान रहा करती थी और ऐसा क्यों था ये बात तूने अब समझ में आ रही थी। उसे आदमी की पूरी बात सुनने के बाद मोहिनी जी की आंखें छोटी हो जाती। मेरी दूसरी तरफ आकृति अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और सामने रखे कॉफी टेबल पर मौजूद सारे सामान को अपने हाथ के झटके से नीचे गिरते हुए चिल्लाकर कहती है, आई जस्ट हेट हर। उसे लड़की ने मुझे परेशान करके रखा है माँ, स्पेशली जब से वो कोमा से उठी है मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। सबसे पहले इतनी मुश्किल से अरेंज करने के बाद मुझे वह ऑर्गन फेलियर वाली दवा मिली थी, उसका 1 डोज इंजेक्ट करने के बाद भी वह कोमा से उठ गई। विच इस नोट से मैंने ये काम करवाया था, उसका एक्सीडेंट हो गया। उसके बारे में आगे क्या हुआ उसके साथ कुछ भी पता नहीं चल पाया। मुझे अजीब से सपने आते हैं, अजीब से इल्यूशंस होते हैं। उसके बाद मैं कितना अच्छा प्लान किया था उसे तन्वी सिंघानिया को रास्ते से हटाने का और उसकी लाइफ सोर्स को उसे करने का, लेकिन वह भी पूरी तरह से डैमेज हो गया। पता नहीं किसने उसकी मदद कर दी। वह तो अच्छा हुआ जून गुंडों ने उसे कुछ बताया नहीं, वरना जिस तरह किसके पर्सनैलिटी है वह पक्का मेरे पीछे आती। 11 और अब पिछले 4 दिन से रुद्र यहाँ पर आए हैं इंडिया में वापस, और मुझे कहीं से पता नहीं चला और वापस आने के बाद भी वह उस रोशनी के साथ रह रहे हैं। पिछले 15 दिन से मेरे कंट्रोल में तो कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा लगता है सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इस समय आकृति का चेहरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। गुस्से के मारे वो लंबी लंबी सांस ले रही थी, उसकी आंखें बुरी तरह से लाल हो चुकी थी। मोहिनी जी को अपने बेटे के लिए बहुत बुरा लगा था। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ पाया था, जितना भी कुछ हासिल किया था, वह दूसरों के सपनों को कुचलकर हासिल किया था। और अगर वह अपने काम में और अपनी प्लानिंग में इतनी प्रॉपर नहीं होती तो आज कभी भी रोशनी और ईशान की मां अंजलि को अपने रास्ते से हटा नहीं पाते। दुनिया में राज उसी का होता है जिसे सही वक्त पर सही समय पर क्या करना है ये पता हो, चाहे वह कितना ही बुरा या घिनौना किसी की नज़र में क्यों ना लगे। और वैसे भी चाहे उन्होंने अपनी लाइफ में कितने ही बुरे काम क्यों ना किया। हाय गाइज, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स हो, लेकिन उसका रिजल्ट उन्हें अच्छा ही मिला क्योंकि उन्हें पता था उन्हें कब क्या और कैसे करना है। शायद यही कारण था कि अंजलि आज 6 फीट जमीन के नीचे दफन थी। अंजलि के बच्चे घर के बाहर, उसे घर के बाहर जिसे बनाने के लिए अंजलि ने अपने पति के साथ में करके अपनी खून का और पसीने का एक एक कतरा तक लगा दिया था। उसकी मेहनत से बनाए गए इतने बड़े अंपायर पर आज उसका राज था। उसका पति आज मोहिनी का था और आज लाइफ की असली विनर वह है। मोहिनी जी अपने सामने मौजूद आदमी की तरफ एक नज़र डालते हैं और फिर अपनी बेटी की तरफ घूमकर कहती है, बेटा इस तरह से गुस्सा करने से सिर्फ तुम्हारी सेहत ही खराब होगी, इससे रोशनी पर या किसी और पर कोई असर नहीं होने वाला है। दिमाग ठंडा करो अपना और ठीक से सोचो चीज़ कहाँ से बदलने शुरू हुई। 15 दिन पहले क्या हुआ और तुम्हें इस तरह से ओवर रिएक्ट करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। नायक साहब हमारे सामने बैठे हैं न, आज अगर हम दोनों इस आलीशान बंगले में आराम से रह पा रहे हैं, आसाराम की जिंदगी जी रहे हैं, तो उसने 50% रोल इनका भी है। अपनी माँ की बात सुनकर आकृति शांति से सोफे पर वापस बैठ जाती है और उसकी तरफ ध्यान से देखने लगती है। मोहिनी जी अपने गले में मौजूद काले धागे को हल्के हल्के हाथों से सहलाते हुए कहती है,
पता है बचपन से मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना था, ठीक इंसान के किस्मत उसके हाथों में होती है, उसकी लकीरें तय करती है कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। यह चीज सुनते हुए बड़ी हुई हूँ मैं। मेरी माँ अंजलि के घर में नौकरानी थी। अंजलि हमेशा मुझे अपना दोस्त मानती थी, लेकिन वह मैं ही जानती थी कि एक नौकरानी की बेटी कभी भी अपनी मालकिन की बेटी की दोस्त नहीं हो सकती। ऐसा ही हुआ। अंजलि की शादी बहुत बड़े घर में की गई और मुझे उसके साथ उसके पति की और उसके होने वाले बच्चों की सेवा करने के लिए भेज दिया गया। समय मोहिनी की आंखों में गुस्से भरे आंसू थे। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ पुरानी बातों को याद करके उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं एक नौकरानी की बेटी थी। बाकी मुझे और अंजलि में क्या डिफरेंस है? से स्कूल में पढ़ाई करना, से कोर्स करना, सब कुछ से था हमारे पास, बस डिफरेंट हमारी पैदाइशी का था। जिस दिन अंजलि ने 7 फेरे लिए थे ना, उसी दिन मैंने भी 7 वचन लिए थे उसे बर्बाद करने के। इतना कहकर मोहिनी अपने सामने बैठे उसे आदमी को देखते हैं और फिर एक नज़र अपनी बेटी पर डालते हुए अपने गले में मौजूद धागे को सहलाते हुए कहती है, नॉर्मली जब इंसान पर मुसीबत आती है ना तो उसे इशारे मिल जाते हैं, और अंजलि को तो कभी पता ही नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। एक बात हमेशा याद रखना, तुम आकृति की अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी नहीं है ना तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिसकी किस्मत तुमसे अच्छी है उसकी किस्मत को कैसे छीना जा सकता है। नायक जी हल्का मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अंजलि की किस्मत मैंने अपने काले जादू से हथियाई थी। एक इंसान को बर्बाद करने के लिए उसका सिर्फ एक समान ही काफ़ी है। रोशनी के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था तुम्हारी माँ ने। रोशनी भी बहुत अच्छी किस्मत लेकर पैदा हुई थी, उसके भाग्य में राजयोग था। यही कारण था कि उसकी शादी रुद्र जैसे इंसान से हुई, लेकिन थोड़ी सी लापरवाही के कारण आज हो और उसका भाई सड़क पर है। अभी भी वह काली गुड़िया वहीं पर है, अभी भी कुछ बदला नहीं है। यही कारण है कि तुम्हारे मान सम्मान और रिप्यूटेशन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन तुम्हें जल्द ही इस क्रिया को पूरा करने के लिए और डांडिया शक्तियों को शांत करने के लिए किसी ऐसी लड़की को ढूंढना होगा जिसका भाग्य रोशनी से भी ज्यादा अच्छा हो। और याद रखना, इस बार तुम तन्वी के साथ ही सब नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने महसूस किया है तन्वी के कमरे में लगा वो वह कल गुड्डा किसी ने हटा दिया है। ये सुनकर के आकृति सोच में पड़ जाती है। से सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही थी। लोग कहते हैं भगवान बनाते हैं, ये बात सस्ती। एक इंसान दूसरे इंसान से तभी जुड़ सकता है जब उन दोनों की किस्मत मेल खाते हैं। रोशनी बचपन से ही सभी सद्गुणों के साथ पैदा हुई थी। इसके साथ साथ उसकी माँ ने भी हमेशा से इस बात का खास ध्यान रखा था कि उसके ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर उनकी इष्ट देवी की कृपा बनी रहे। लेकिन आस्तीन के सांपों का क्या किया जा सकता है? मोहिनी ने घर में मौजूद मंदिर को ही तुड़वा दिया था। बिस्तर पर पड़े पड़े अपने आखिरी दिन गिन रही अंजलि को मरते दम तक नहीं पता चला था किसके साथ क्या हुआ है। आज से 3 साल पहले उसने नायक जी की मदद से और अपनी माँ की बताई गई तरीके से और वह मार्ग का इस्तेमाल करके रोशनी के बर्बादी की कहानी लिखी थी। 15 दिन पहले जो भी कुछ हुआ उसके कारण अचानक से रोशनी के साथ जो उसका बंधन था वह टूट गया। यही कारण था कि उसे तन्वी पर अटैक करना पड़ा, ताकि अगर रोशनी नहीं तो तन्वी की किस्मत सही। वैसे भी दान हुआ और आत्माओं को तो सिर्फ इंसानी सीढ़ियों से मतलब है, कौन है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वह भी उसके हाथ से निकल गई, इसलिए अब उसे रोशनी को फिर से अपने जाल में फंसाने का तरीका ढूंढना होगा। नायक की आकृति को सच में देख करके उसे बताते हुए कहते हैं, वरुण सबसे पहले तुम्हें अपने उसे बहन को मारना होगा, तभी किसी दूसरे के साथ यह क्रिया की जा सकती है। आकृति अपने हाथ में बंधे हुए उसे ताबीज की तरफ देखती है और फिर अपना फोन निकाल करके किसी से कुछ बात करती है। फोन कट करने के बाद रोशनी के नाम से बंदी उस्तादिस को आकृति अपने हाथों से तोड़कर के जमीन में फेंकती है और कैसे सोचने लगती है। द एंड। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. 28 रोशनी पर गोलियों से अटैक। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. Comment for more episodes. रोशनी इस समय किचन में खड़ी होकर सैंडविच की फीलिंग रेडी कर रही होती है। वही रुद्र डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे अपने आईपैड पर डेली न्यूज़ पढ़ रहा होता है। यही उसका रोज का शेड्यूल होता है। ब्रेकफास्ट से पहले 15 मिनट तक डेली न्यूज़ पढ़ना। पूरे दिन भर के बिजी शेड्यूल में से वह लगभग 15 मिनट निकलता है करंट अफेयर्स जन के लिए, लेकिन इस बार वह एक हाथ का इस्तेमाल आईपैड पकड़ने के लिए करता है और दूसरे हाथ से अपने बेटे के झूले को धक्का दे रहा होता है, क्योंकि जब से वो लोग यहाँ डाइनिंग रूम में बैठे होते हैं तब से जैसे ही झूला रुकता था रुद्राक्ष रोने लगता था और उसके रोटी ही रोशनी उसे ताने मारने लगती थी।
बस यही तक था आपका। मैं परफेक्ट हस्बैंड बनेगा, परफेक्ट पापा बनेगा, बन गए पापा। अरे सर, छोटे से बच्चे को झूला झूलना है, वह भी नहीं हो पा रहा है आपसे। देखिए, अगर आप नहीं कर सकते तो ना कर दीजिए, मेरे बेटे को बार बार रुलाए मत। रुद्र ऐसे ही आईपैड पर डिजिटल न्यूज़पेपर्स के पेज पर अल्ट्रा होता है, इतने में उसे एक ईमेल आता है। वह ईमेल पढ़ता है, कुछ सोचकर वह थोड़ी देर के लिए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके टाइपिंग स्टार्ट कर देता है। वही झूला रखते ही रुद्रांश जोर जोर से रोने लगता है। टाइपिंग कर रहे हो रुद्र को थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है, लेकिन वह फिर भी जल्दी से अपना काम खत्म करके एक बार फिर से रुद्राक्ष को झूला झूलने लगता है। लेकिन रोशनी इतना ही देर में बोलना शुरू कर देती है, बस सुबह से 5:12 जब आपने मेरे बेटे को रुलाया है। अरे हल्का सा झूले को धक्का दे रहा है, लाइट लाइट हाथों से, और जेटली पुश करना है, इतना भी नहीं हो पा रहा है। इस पर रुद्र पीछे घूमकर उसे घूरते हुए कहता है, मुझे एक बहुत जरूरी ईमेल टाइप करना था, और ये तो बात बात पर मेरा बेटा क्या करने लगती है। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि तुम खुद से बेटा पैदा नहीं कर सकती, उसके लिए तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। उसकी इस बात पर रोशनी भी उसे उसी तरह से घूरते हुए किचन से बाहर निकलती है और सैंडविच और ऑमलेट उसके सामने पटक कर रखते हुए कहती है, घूमना बंद करिए, कुछ गलत में नहीं कहा है, वो मेरा बेटा है और यह बात आप चेंज नहीं कर सकते, आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट रूल में भी ऐसा नहीं लिखा है। रुद्र इस तरह से रोशनी की आंखों में देखते हुए कहता है, ओ तो मेरी बात क्यों नहीं समझती, यह हमारा बेटा है और इसे पैदा करने के लिए ना मैं भी बहुत मेहनत किया है, अगर तुम्हारे अंदर इसे मैं तो डाला था। रुद्र की बात सुनकर ईशा का पूरा चेहरा एकदम लाल हो जाता है। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आदमी कैसी बातें कर रहा है। वो तुरंत उसके सामने से खान की प्लेट खींचते हुए कहती है, आप एक काम करें, बातें कर लीजिए फिर खाना खाएगा। रुद्र अपना आईपैड बगल वाली चेयर पर रखते हुए वह प्लेट पकड़ लेता और कहता है, अरे अरे छोड़ो इसे। रोशनी प्लेट को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, ऐसे कैसे, पहले अपनी बातें कह लीजिए फिर मैं आपको देता हूँ ना। रुद्र इरिटेट होकर के घड़ी की तरफ देखा है, लगभग 7:30 बज गए होते हैं। 9 बजे की कॉन्फ्रेंस होती है, इसलिए वह रोशनी को घूमते हुए प्लेट कॉपी तरफ खींचना कहता है, छोड़ो इस रोशनी। रुद्र के घूमने पर रोशनी उसे प्लेट वापस कर देती है। छोटी मोटे झगड़ा चाहे कैसे भी हो, लेकिन वह जानती थी कि और रुद्र को डायरेक्टली किसी भी चीज के लिए अफसोस नहीं कर सकती, नहीं तो बात ईशान पर आ जाएगी और वह अपने भाई को किसी भी मुसीबत में फंसता हुआ नहीं देखना चाहती थी। जब रोशनी और ईशान आपस में झगड़ रहे थे तब रुद्राक्ष उन दोनों को ही देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, पर जब उन दोनों का झगड़ा शांत हो गया वह जोर जोर से रोने लग गया। रोशनी उसे उठाती है और बेडरूम में ले आती है ताकि वह उसे अपना दूध पिला सके। ऐसे भी उसे रुद्र के सामने रहने का कोई शौक नहीं था, वरना पता नहीं कब क्या और किस तरह की बेकार बातें इंसान करना शुरू कर दे, कौन जानता है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। दूसरी तरफ रोशनी को परेशान कर करके रुद्र का मूड अच्छा हो गया था। उसे जल्दी से ब्रेकफास्ट खत्म किया, इतनी देर में डोर बेल बच्ची और फिर दरवाजा खोल करके मोहित और मानव अपना सिर झुकाए अंदर आ गए। मोहित रुद्र के सामने जाकर के खड़ा हो जाता है। मोहित अपना सर हल्का झुका करके उसे आज का शेड्यूल बताते हुए कहता है, सर आज सबसे पहले आपकी वह अमेरिका वाले प्रोजेक्ट पर एक खास मीटिंग है, उसके बाद 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक के बीच में आपको मैडम के साथ हॉस्पिटल जाना है चेकअप के लिए, और फिर 6 बजे से एक और मीटिंग है वीडियो कॉन्फ्रेंस में, जैसे आपके घर से ही अटेंड करना है। पूरा शेड्यूल सुनने के बाद दूध रखना सर हमें लाता है और फिर खाना खत्म करके नीचे जाने लगता है, लेकिन नीचे जाते हुए एक बार पीछे घूमता है और रोशनी की तरफ देखा है जो कि इस समय बेडरूम में मौजूद थी, और फिर अपना फ़ोन निकाल करके उसे मैसेज करने के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ रोशनी अभी भी रुद्राक्ष के साथ खेल रही थी कि इतने में उसका फ़ोन में बीप की आवाज़ आती है। फ़ोन उठाकर देखो चेक करती है तो उसमें मिस्टर सिंघानिया ने उसे एक मैसेज भेजो होता है, 1:30 बजे तक रेडी रहना, मोहित में लेने आएगा और उसके बाद मैं तुम दोनों के साथ तुम दोनों का चेकअप कराने के लिए जाएंगे। मैसेज बिल्कुल टू द पॉइंट रहता है पर बहुत अजीब तरह से सेंड किया गया होता है।
रुद्र के जाने के बाद रोशनी रुद्राक्ष को उठती है और सीधा अपने भाई के पास चली जाती है। ईशान जो के समय नष्ट कर रहा था रोशनी को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और आगे बढ़ करके उसकी गोद से रुद्राक्ष को लेते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे भतीजे, मैं तुम्हें कितना मिस किया। तुम्हारा वो खड़ूस बात तुम्हें मुझसे छीन रहा था, अच्छा हुआ जो तुम मेरे पास वापस आ गए। वही ईशान की और एक्टिंग देख करके किचन में से पराठा लती हुई मीरा का मन कर रहा था कि उसे पलटे से पहले इस निशान की अच्छे से पिटाई कर दे। मीरा पराठा लाकर के प्लेट में रखती है और फिर रोशनी की तरफ देखते हुए कहती है, रोशनी आओ बैठो, तुम भी खा लो। रोशनी बात करके खाना खाने लगती है तो फिर मीरा उसे कहती है, रोशनी तुमने आज यहीं पर रुक जाओ तो कहना, मुझे थोड़ा लेट से जाना है तो हम लोग थोड़ी देर साथ में रहेंगे, खाएंगे पंगे और मजे करेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ विशाल मुंह बनाने लगता है उन दोनों की बातें सुनकर के, हाँ हाँ तुम दोनों मजे करो, सारा काम मुझे करवा लो, मेरी किस्मत तुम दोनों जैसी क्यों नहीं है भगवान। रोशनी देर बजे तक वही रहती है। उसके बाद मीरा के साथ नीचे उतरने लगते हैं। वो नीचे उतर ही रही होती है कि अचानक से उसे एक अजीब सा एहसास होने लगता है, बहुत अजीब सा, और जब वो पीछे घूमती है तो खिड़की के गिलास पर उसे दिखाई दे रहा होता है कि कैसे वह इस समय खून से चली हुई बेहोश हालत में रोड के बीचों बीच पड़ी हुई है। ये परी इमेज देख करके, या यूँ कहो तो ये पूर्वाभास करके रोशनी पूरी तरह से हिल जाती है। रोशनी अपने हाथों में रुद्रांश खोलिए बाहर कंपाउंड में आती है क्योंकि उसे कुछ समय पहले मोहित का मैसेज आया होता है जो कि थोड़ी देर में यहाँ पहुँचने वाला होता है। उसे समझ नहीं आता कि इन सब का आखिर क्या मतलब है। मीरा वहीं पर खड़े रहती है, इंतजार कर रही होती है। रोशनी को डर होता है कि कहीं मीरा भी इंसान में ना फंस जाए, इसलिए वो कहती है, भाभी आप चले जाए ना, कब तक खड़े रहेंगे, वैसे भी मेरी वजह से आपको लेट हो रहा है। वो इतने मैसेज किया तो थोड़ी देर में आ ही रहा है। मीरा थोड़ा बेचैनी के साथ कहती है, लेकिन इस तरह से मेरा जाना। लेकिन उसे बीच में ही टूकते हुए रोशनी कहती है, भाभी आप जाइए ना, मैंने कहा ना, थोड़ी देर में तो मोहित आ ही रहे हैं। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। मीरा रोशनी के पास मान लेती है और ऑटो पढ़कर वहां से चली जाती है। रोशनी उसे जाता हुआ देखी और बिल्कुल अलर्ट के साथ वहां खड़ी रहती है। पीछे घूमकर वह देखी है तो कंपाउंड में जगह जगह बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा खतरा ये कहां से आ रहा है। रोशनी काफी ज्यादा अलर्ट रहती है और उसने रुद्राक्ष को भी कसकर पकड़ हुआ रहता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उसके ठीक पीछे एकदम कोना वाली बिल्डिंग के खिड़की में से कोई उसकी तरफ लेजर गन तने हुए था और इस समय उसकी पीठ की तरफ इशारा कर रहा था। उसे आदमी ने अपना निशाना तन लिया था और ट्रिगर दबा दी। एक जोर की आवाज के साथ गोली निकली और सीधा रोशनी की तरफ बढ़ी। क्या लगता है रोशनी खुद को और रुद्राक्ष को इस हमले से बचा पाएगी? क्या उसे गोली लग जाएगी? और अगर गोली लग गई तो क्या उसे पता चल पाएगा कि यह काम किसका है? रुद्र को जब इस अटैक के बारे में पता चलेगा तो उसका क्या रिएक्शन होगा? Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. 29 रुद्र ने बचाई रोशनी की जान. Hi guys, this story is uploaded by Sam Pok Story. Comment for more episodes. रोशनी वही रोड के बीचों बीच खड़ी अपने हाथों में रुद्रांश खोलिए पूरी तरह से अपने इर्द गिर्द के माहौल को देख रही थी। अचानक से उसे अपने पीछे से खतरे के आने का एहसास होता है। वह तुरंत झुकी है। जस्ट वह झुकी है उतनी ही देर में एक गोली उसके हाथ के पास से गुजरते हुए सीधा रोड से जाकर टकरा गई। रोशनी अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर रोड पर बने उसे निशान को देख रही थी जो कि गोली लगने से बना था। इसके साथ साथ उसके दिमाग में बार बार खिड़की के शीशे में देखा गया वह सीन जिसमें वह अपने बेटे के साथ रोड पर खून से लगभग हालत में पड़ी है, उसके दिमाग में चल रहा था। वह अच्छी तरह से जानती थी यह मौका उसका आखिरी मौका है। इस हमले से मुझे बचाना होगा और सिर्फ खुद ही नहीं बल्कि रुद्रांश को भी बचना होगा। यह आखिरी मौका है, इसके बाद में चाहूंगी भी तो भी कोई मौका मुझे नहीं मिलेगा। मुझे अपने शरीर को बचाना होगा, मैं उसे डिस्ट्रॉय नहीं होने दे सकती। नो
रोशनी बस इतना सोचती है कि इतनी देर में बिल्डिंग के छत पर खड़ा हूँ, साफ सुंदर पूरी तरह से अलर्ट हो जाता है। यहाँ तक कि कंपाउंड में मौजूद बॉडीगार्ड्स भी अलर्ट हो जाते हैं। वह शार्प शूटर अपने साथी जो कि उसके एकदम अपोजिट साइड वाली बिल्डिंग में खड़ा था उसे भी अटैक करने के लिए इशारा करता है। दोनों तरफ से लगातार गोलियां चलने लगती है। वही बॉडीगार्ड तुरंत रोशनी की तरफ भागते हैं। दूसरी तरफ रोशनी भी अपनी जान बचाने के लिए बिल्डिंग के अंदर ही भागने के बारे सोचती है, लेकिन दूसरी साइड वाला शार्प शूटर कंटिन्यू बॉडीगार्ड्स पर हमला किया जा रहा था। फाइट में एंगेज होने के कारण सामने से वह बॉडीगार्ड्स पर भी उस पर हमला कर रहे थे। रोशनी इस फीट के बीच में नहीं फंसना चाहती थी क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि दुश्मन छुपकर अटैक कर रहा है, इसीलिए चाहे कितने ही ट्रेन बॉडीगार्ड क्यों ना हो वह वैसे ही डिसएडवांटेज में थे। ऐसे में वापस उसे डायरेक्शन में जाना तो पॉसिबल नहीं था, इसलिए वह रोड की तरफ भाग रही थी। अभी उसके दिमाग में बस ये था कि वह इस जगह से निकलना चाहती थी ताकि वह रुद्राक्ष को लेकर के किसी सेफ प्लेस पर पहुंच सके। इन सब चीजों में रोशनी का ध्यान इस बात पर गया ही नहीं था कि उसके पीछे एक बाइक सवार बड़ी तेजी से उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। बाइक चलाते हुए अपना एक हाथ अपने जूते के ऊपर बंदी रिवॉल्वर फोल्डर में डाल करके उसमें से एक पिस्तौल निकालकर वह अपने एक हाथ से रोशनी की तरफ शूट करता है। अब तक रोशनी ने अपने पीछे आ रहे उसे बाइक सवार को नोटिस कर लिया था, इसलिए अपना सिर नीचे करके बार बार उससे बचने की कोशिश करती है। छोटा सा रुद्रांश गोलियों की लगातार आवाज के कारण बहुत ज्यादा डर जाता है। वह भी जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन रोशनी के पास कोई चॉइस नहीं होती है। वह उसे वैसे ही रोते हुए छोड़कर के उसे कसकर पकड़ लेती है और बस उसे बाइक सवार से दूर जाने की कोशिश करने लगती है। इतने में वह बाइक सवार एक एक करके धीरे धीरे रोशनी पर निशाने लगता जा रहा था। पहली 3 गोलियों से तो रोशनी बच गई, लेकिन चौथी गोली सीधा जा करके रोशनी के दाहिने हाथ के किनारे से होते हुए गई थी, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक गहरा कट हो गया था जिसमें से लगातार खून बहे जा रहा था। खुशकिस्मती बस इतनी ही थी कि वो गोली बस छूकर गई थी, लगी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसके इम्पैक्ट की वजह से रोशनी आगे ढंग लाकर नीचे गिर जाती है। किसी तरह से खुद को संभालते हुए अपनी चोट पर ज्यादा ध्यान दिए बिना रोशनी फिर से उठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में वह बाइक सवार अपनी बाइक रोक देता है। बाइक से नीचे उतारते हुए अपने हाथों में रिवॉल्वर घूमते हुए वह जमीन पर गिरी रोशनी के पास आता है और उसके सर पर रिवॉल्वर तान देता है। इस समय उसे बाइक सवार में बिल्कुल काले कपड़े पहने होते हैं और सर पर हेलमेट रहता है। रिवॉल्वर दाने रोशनी के सर के पास वह उसे एक ही बात कहता है, गुड बाय। इसके बाद रोशनी को गन चलने की तेज आवाज सुनाई देती है। रोशनी का दिल जो इस समय पर 150 की गति की रफ्तार से धड़क रहा था एकदम से रुक जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया है और इसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वैसे ही बेहोश हो जाती है। रोशनी के बेहोश होते ही आसपास उसके ईद खून जाकर इकट्ठा हो जाता है। वही उसे जगह से लगभग 5 कदम की दूरी पर रुकी रोल्स रॉयस फैंटम की खिड़की से एक हाथ रिवॉल्वर बाहर किया निशाना साधे हुए था। उसके हाथ में जो गन थी उसमें से हल्का हल्का धुआं निकल रहा था। ड्राइविंग सीट पर बैठा मोहित और इस समय दूसरी गाड़ी से बॉडीगार्ड की एक टीम लेकर आ रहे हैं मानव, जो उसे समय रोल्स रॉयस फैंटम के पीछे होता है। दोनों एक गहरी सांस लेते हैं। अभी कुछ समय पहले उन्होंने देखा था उसके बाद। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका दिल उनके गले से होते हैं उनके मुंह में आ गया है। किसी तरह से 2-4 गहरी सांस लेने के बाद दोनों अपने दिल को एडजस्ट करते हैं। मानव तुरंत गाड़ी से निकाल करके रोशनी की तरफ भागता है। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे मोहित की तो हिम्मत ही नहीं होती कि अपना सिर घूमकर पीछे देखे कि रुद्र के चेहरे पर क्या रिएक्शन है। अभी अभी जो हुआ वह देख करके तो उसका दिल उसकी गर्दन में आ गया था, तो फिर रुद्र के तो बीवी और बच्चे दोनों पर बात आ गई थी। मतलब एकदम सर के ऊपर गांठाने खड़ा आदमी। अगर रुद्र सर ने तुरंत रिएक्ट नहीं किया होता तो आज उसे आदमी की जगह वह रोशनी नाम का खून होता है जिसमें मैडम बेहोश पड़ी होती बच गए। दूसरी तरफ रुद्रा तुरंत अपने आप को शांत करता है। अभी कुछ समय पहले जिम कंसंट्रेशन के साथ उसने अपनी गन का इस्तेमाल किया था। उसे समय के बाद जब उसने रोशनी को शोक में बेहोश होता हुआ देखा तो उसे तो ऐसा लगा कि शायद उसने देर कर दी, शायद उसे आदमी ने गन पहले चला दी। अभी भी उसे पूरा विश्वास नहीं था, उसमें हिम्मत भी नहीं थी कि उतार के जाकर देखें।
क्योंकि दूर रहकर या फिर मोबाइल फोन में ये सब सुना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना और भी ज्यादा मुश्किल होता है। उसने बचपन से लेकर आज तक सबसे अपने इमोशंस छुपाएंगे। सिर्फ कुछ गले चुने ऐसे लोग हैं जिन्हें इसकी असलियत के बारे में बताएं और वह जानते हैं रोशनी के लिए उसके मन में क्या है। मोहित रुद्र को ऐसे बैठा हुआ देख करके बड़ी सावधानी के साथ उससे पूछता है, सर मैडम अभी भी वहीं पर है? उन्हें ये सुनकर के जैसे रुद्र एक नींद से जाता है और तुरंत रिएक्ट करते हुए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और भागते हुए रोशनी की तरफ जाता है। वहां जाकर के देखा है तो रुद्रांश अब तक चुप हो गया था। उसके रोने की आवाज उसने सुनी थी, गाड़ी के अंदर भी सुनाई दे रही थी, लेकिन अब शायद अपनी मम्मी को बेहोश देखकर या फिर सब कुछ शांत हो गया देखकर, पता नहीं किस वजह से, लेकिन रुद्रांश शांत हो गया रहता है। वह तो अपनी मम्मी के गले में मौजूद मंगलसूत्र के साथ खेल रहा होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रोशनी को मंगलसूत्र और सिंदूर पहनना इम्पोर्टेंट था। इससे पहले उसने खुद को मना लिया था इन सब चीज़ों को, इन प्यार की शादी की निशानियां को खुद से दूर करने के लिए, लेकिन अब वो मजबूर थी। इस समय उसे मंगलसूत्र के साथ खेल रहा नाना रुद्रांश अपने पापा को अपनी तरफ भागता हुआ देख करके हल्का सा मुस्कुरा देता है। रुद्रा इस समय उसे बाइक वाले के ब्लड में लेटी हुई रोशनी को देख करके थोड़ा दंग रह जाता है। एक सेकंड के लिए तो उसे लगता है कहीं रोशनी, कहीं तो खून नहीं है। रुद्रांश को अपनी गोद में लेकर उसे अपने बगल में खड़े मानव को थमते हुए वह रोशनी को अपनी बाहों में उठा लेता है। उसकी नजरें रोशनी पर ही टिकी रहती है और उसे लेकर सीधा गाड़ी में चला जाता है। मानव जल्दी से अपने जूनियर्स की तरफ एक नज़र डालता है, फिर उनकी तरफ हल्का सा सर हिला करके इशारा करते हुए रुद्र के पीछे भागता है। रोज अपने गोद में रोशनी को लिए गाड़ी की बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है और मोहित से कहता है, स्टार्ट द कार, उद्धरण चिन्ह। लेकिन मोहित इस समय गाड़ी की तरह भागते हुए मानव को देखा है। मानव गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर ही बैठा होता है कि उसने में रुद्र चिल्लाकर कहता, मूवी, उद्धरण चिन्ह। लेकिन मोहित मानव के बैठने का इंतजार करता है। मानव तुरंत बैठ करके सीट बेल्ट जल्दी से लगा लेता है और अपने बगल में बैठे मोहित की तरफ इशारा करता है। मोहित जितनी तेज हो सकता है उतनी तेज उसे रोल्स रॉयस फैंटम को दिल्ली की सड़कों पर दौड़ने लगता है और सीधा अस्पताल की तरफ भगा देता है। नाना रुद्रांश मानव की गोद में से अपनी माँ और पापा को देख रहा होता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली रहती है और वह बार बार घर से उधर अपने हाथ पैरों को मार रहा होता है। शांति से खेलते हुए रुद्रांश को देखकर के मानव एक गहरी सांसें ले रहा था। उसे लगा था कि कहीं अपनी मां की कमी को महसूस करके रुद्राक्ष रोने न लग जाए, लेकिन शायद ये बच्चा भी अपने बाप के जैसा है, उसे पता है कब किस समय क्या करना है। गाड़ी सीधा अस्पताल के गेट के बाहर रुकती है। रुद्र जल्दी से दरवाजा खोलकर रोशनी को अपनी बाहों में लिए सीधा हॉस्पिटल के अंदर भागता है। वहीं दूसरी तरफ रास्ते में आते हुए ही मानव ने अस्पताल को अलर्ट कर दिया था, इसीलिए हॉस्पिटल का डायरेक्टर खुद इस समय गेट पर खड़ा होता है रुद्र को रिसीव करने के लिए। लेकिन उसे इस तरह से पागलों की तरह अपने हाथों में रोशनी को लिए भागत देख करके एक सेकंड के लिए डायरेक्ट के तो होश ही गायब हो जाते हैं और वह इतना डर जाता है कि एक सेकंड भी देर बिना किए सीधा खुद ही रोशनी को लेकर के ट्रीटमेंट करने के लिए रुद्र के पीछे पीछे भागने लगता है। रुद्र रोशनी को स्ट्रेचर पर लगा देता है। थोड़ी देर में ही उसे वार्ड में शिफ्ट किया जाता है और डॉक्टर इसका चेकअप करने लगता है। रुद्र को कमरे में रहने की परमिशन नहीं थी, इसलिए बाहर से ही देख रहा होता है डॉक्टर किस तरह से रोशनी का चेकअप कर रहा है। मानव और मोहित दोनों ही समय उसके बगल में खड़े होते हैं। कुछ बात करने के बाद मानव अपने गोद में मौजूद रुद्राक्ष को मोहित को थमता है और उसे जगह से बाहर चला जाता है। Hi guys, this story is uploaded by Sam Pock Story. कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। इस समय वैसे भी उसे और भी कई सारी चीज देखनी थी। अचानक से इतना बड़ा अटैक करना इज नॉट पॉसिबल। ये सब फ्री प्लांट था और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें इसके मास्टरमाइंड को पकड़ना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। रुद्र कुछ देर इंतजार करता है, फिर अपना सिर घूम करके मोहित की तरफ देखते हुए हमेशा की तरह ठंडी आवाज में पूछता है, प्रीतम कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आवाज को सुनकर मोहित चैन की सांस लेता है, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि अब रुद्र ने अपने इमोशंस पर काबू कर लिया है। ऐसा बहुत कम होता है जब रुद्र खुद पर से अपना कंट्रोल होता है और ज्यादातर बार यह रोशनी मैडम के कारण होता है। इन 10 दिनों में जब से वह लोग वापस आएंगे तब से न जाने कितनी ही बार ऐसा हुआ है जब रोशनी मैं की वजह से सर को या तो बहुत ज्यादा गुस्सा आया है या बहुत ज्यादा दुख हुआ है। मोहित रुद्र की तरफ देखते हुए कहता है,
दरअसल वो एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए कल ही मुंबई गया था। मैंने उससे बात कर लिया, वह 2-3 घंटे में यहाँ पर आता ही होगा। जब तक डायरेक्टर मैडम को देखते हैं और उन्हें क्या तकलीफ है ये बता देते हैं, फिर एक बार प्रीतम के आने पर भी कंफर्म कर लेंगे। बट ई गैस उन्हें ज़्यादा छूट नहीं लगी है, इसलिए आपको शांत हो जाना चाहिए सर। हालांकि आगे की लाइन मोहित बहुत धीरे कहता है, इतनी धीरे कि उसे तो लगता है जैसे उसी को उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। थोड़ी देर में डॉक्टर बाहर आते हैं। इस समय उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा रहता है। अर्जुन एक बात का एहसास हो गया था कि यह मैटर नहीं करता कितने ही बड़े डॉक्टर है, इतने बड़े अस्पताल के डायरेक्टर है, ये भी मैटर नहीं करता क्या आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, कितनी लाइफ है, सिचुएशन से आप निकले हैं, मैटर आपके सामने वाला आदमी करता है। रुद्र सिंघानिया की नज़रें खुद पर महसूस करना, वह जलती हुई नज़रें जो इस समय उनके शरीर में सूलों की तरह चुभ रही थी, उन्हें जीना सच में बहुत खतरनाक था। डॉक्टर एक लंबी गहरी सांस लेता है, फिर जो शब्द उसके दिमाग में कब से चल रहे थे उन्हें कह देता है, मिस्टर सिंघानिया, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं आपकी पत्नी। लेकिन इससे पहले कि वह आगे कुछ का पता, रुद्र उसे 2 शब्दों में जवाब देता है, कम टू द पॉइंट। रुद्र की बात सुनकर डॉक्टर थोड़ा हड़बड़ा जाता है, लेकिन फिर सीधे सीधे कह देता है, आई एम सॉरी श्री सिंघानिया, आपकी वाइफ खतरे से बाहर है, उन्हें गोली नहीं लगी है, बस उनकी लेफ्ट आर्म में थोड़ा कट लग गया है। देखकर लग रहा है कि गोली उनके पास से निकली है, कर थोड़ा गहरा है, इसीलिए स्टिचिंग करनी पड़ेगी। बाकी अभी अभी तो मैसेज सिंघानिया को ठीक हुए मुश्किल से 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और ऐसे में एक और इतना बड़ा झटका लगा। थोड़ा शौकीन है इसीलिए वह बेहोश हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ घंटे में अपने आप होश आ जाएगा, बाकी कोई खतरा नहीं है। ये सुन करके रुद्र के चेहरे पर छाए काले बादल हल्के से छटने लगते हैं। दूसरी तरफ मोहित भी एक गहरी सांस लेता है। अब तक रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस और डॉक्टर के घबराहट उसे वैसे ही बेचैन कर रही थी, अब उसे थोड़ी शांति मिलती है। रुद्र बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे डॉक्टर को इग्नोर करते हुए सीधा रोशनी के वार्ड में चला जाता है, लेकिन वह जैसे ही वार्ड में कदम रखता है, मोहित के गोद में मौजूद रुद्राक्ष जोर जोर से रोने लगता है। रुद्र रुक जाता है और फिर पीछे घूम करके रुद्रांश को अपने गोद में लेकर उसे चुप कराते हुए रोशनी के पास जाकर बैठ जाता है। सच में उसके मन में आज रोशनी को कल पॉइंट पर देखकर इतना दर्द होता था कि अब उसे एहसास हुआ था किसी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखने का नतीजा क्या है। रोशनी बिल्कुल कैसे मासूम से बच्चे की तरह सो रही, रुद्र वही रुद्राक्ष के साथ बैठे उसके चेहरे को निहार रहा था। इतने में मोहित एक बार फिर अंदर आता है और कहता है, सर मास्टरमाइंड का पता चल गया। उद्धरण चिन्ह। तो क्या रुद्र को सच में मास्टरमाइंड का पता चल गया? क्या उसे पता चल गया कि यह सब आकृति ने किया है, और अगर हाँ तो किस तरह से रिएक्ट करने वाला है? उद्धरण चिन्ह। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। 36 रुद्र का गुस्सा और आकृति का सच। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। रुद्रा इस समय रुद्रांश को अपनी गोद में लिया था। अपने बेटे को सुलाते समय उसके दिमाग में कई सारी चीज चल रही थी। मोहित की बात सुनकर के वो उसकी तरफ घूमता है, उसकी आंखें बिल्कुल सर्द हो जाती है। मोहित जिसे अचानक से अपने पूरे बदन में कपकपसी महसूस होती है, उसे पता चल जाता है कि रूम का टेम्परेचर 2-3 डिग्री गिर गया लग रहा है। मोहित खुद को संभालते हुए रुद्र को एक आईपैड थमाते हुए कहता है, सर यह काम एक क्रिमिनल माफिया ग्रुप का है। ये लोग एक मीडियम लेवल माफिया ग्रुप के लोग हैं, डार्क वेब पर मौजूद एडवर्टाइजमेंट का काम उठाते हैं। अब तक उनके नाम पर 26 मर्डर और 103 किडनैपिंग के केसेस हैं। ज़्यादातर समय यही होता है कि ये लोग मूवेबल वे में टारगेट को मार देते हैं और फिर अंडरग्राउंड हो जाते हैं कुछ समय के लिए, और उनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि ये लोग ह्यूमन मास्क का उसे करते हैं। इसका मतलब अगर किसी ने गलती से भी इनका चेहरा देख लिया तो फिर भी उसे चेहरे के इंसान को ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। इस बार भी ऐसा ही हुआ था। इन्होंने डार्क सर्कल मौजूद इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया था जहां पर यह वाला एडवर्टाइजमेंट आया है। इसमें रोशनी में के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, कहां पर रहती है, क्या करती है, किसके साथ रहती है, सब कुछ। बट इसमें आपका नाम कहीं भी नहीं है। ऐसा लगता है कि किसी ने सिर्फ रोशनी नाम को ही टारगेट किया था। ये जो एडवर्टाइजमेंट है यह एक अननोन अकाउंट से है। इसका IP एड्रेस भी पैसिफिक ओशन का दिख रहा है। मैंने क्रैक करने की कोशिश की तो पता चला कि मुंबई के बोरीवली में मौजूद एक सेकंड क्लास होटल के रूम के अंदर से किसी ने अपने लैपटॉप के जरिए से एडवर्टाइजमेंट को अपलोड किया था।
जैसे जैसे रुद्रा मोहित की बात सुन रहा था वैसे वैसे आईपैड पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। एडवर्टाइजमेंट को देखते देखते अभिमन्यु की आंखें लगभग गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। वह अपनी नज़र तिरछी करके अपने सामने खड़े मोहित को देखा है। उससे पूछता है, इस माफिया गैंग के बॉस को पकड़ो और उसे जाकर को भी जिसने यह एडवर्टाइजमेंट अपलोड की है। रुद्र के बाद सुनकर मोहित अपने सर हमें हिलते हैं और आगे बताते हुए कहता है, सर मानव ने स्पेशल टीम के लोगों को भेजा है जो 3 लोगों को पकड़ा था। उनमें से 2 की तुम डेथ हो गई हमारे बॉडीगार्ड से फाइट करते समय, और जो बाइकर को गोली आपने मारी थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में है, उसे रखना है या फिर। मोहित की बात सुनकर के रुद्र को याद आता है कि कैसे उसे समय उसने देखा था रुद्राक्ष को अपनी गोद में लिए रोशनी रोड के बीच लगभग गिरी पड़ी थी और उसे समय उसके सर के ऊपर उसे आदमी ने गोली दान रखी थी। यह बात याद करके वह अपने दांत पीसते हुए कहता है, जिंदा रखो और जैसे ही होश में है उसके दाहिने हाथ की सारी उंगलियां काट देना और उसके बाद उसे होश में रखते हुए तब तक मारना जब तक उसके अंदर सांस लेने के भी हिम्मत ना बचे। आई वॉन्ट हिम को डाई विद एक्सट्रीम पेन नॉट जस्ट विथ 1 शॉट। और उसे माफिया ग्रुप के लीडर को छोड़कर बाकी कोई नहीं बचना चाहिए। मानव से कहना एक एक को चुन चुन कर मारे ताकि बाकी सब अलर्ट हो जाएगी। रुद्र सिंघानिया के लोगों पर अटैक करने का क्या अंजाम होता है उन्हें पता चल जाना चाहिए कि दिल्ली रुद्रा सिंघानिया की टेरिटरी है। कोई भी इस पर अटैक करने की हिम्मत नहीं कर सकता। रुद्र के एक एक शब्द में से उसका गुस्सा साफ साफ झलक रहा था। अब तक एक में भी बेचारे मोहित का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। मोहित अपना सर हाँ में हिलता है और फिर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ रुद्र आईपैड को लगभग फेंकते हुए वहीं पास में रखे टेबल पर पटक देता है और अपनी गोद में मौजूद रुद्रांश को अपने चेहरे के सामने करते हुए उसे धीरे धीरे बातें करते हुए कहता है, नींद नहीं आ रही आपको? रुद्रांश अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने पापा को देखा है और अपने छोटे छोटे हाथ आगे बढ़ा करके रुद्र के नाक को कभी उसके गालों को टच करता है और खिलखिला कर हंसता है। रुद्र अपने बेटे को वहीं बेड पर लेट आते हुए पास में रखी साइड टेबल पर मौजूद एक ट्रे में से उसका निप्पल निकलता है और उसे फीडर के जरिए रुद्रांश को दूध पिलाता है। रुद्रांश एकदम शांति से दूध पी रहा होता है। इस समय कमरे में बिल्कुल शांति होती है। उसके बगल में लेटी उसकी मम्मी इस समय बेहोशी होती है। रुद्र रुद्राक्ष पर से नजर हटा करके रोशनी को देखता है। डॉक्टर ने जो उसे इंजेक्शन लगाया होता है उसकी वजह से वह अगले 2 घंटे तक और बेहोश होने वाली होती है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कॉमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। रुद्र अपनी उंगलियों को उठा करके रोशनी के चेहरे पर और उसके घुंघराले बालों पर फिराते हुए धीरे से कहता है, आज के बाद मैं कभी तुम्हें ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं आने दूंगा जब तुम्हारी जान पर कोई खतरा बने, और अगर ऐसा कभी हुआ भी ना तो किसी भी खतरे को सबसे पहले रुद्र की दीवार को तोड़ना होगा। उद्धरण चिन्ह। दूसरी तरफ मल्होत्रा फैमिली के फार्म हाउस में अपने कमरे में इधर उधर चलकर टेंशन में आगे पीछे घूमती आकृति फोन का इंतजार कर रही थी। उसने रात ही में सर प्लान डिस्कस कर लिया था और सुबह प्लेन के शुरू होने से 10 मिनट पहले से मैसेज भी आ गया था, लेकिन अभी तब से लेकर के आप पूरे 3 घंटे भी चुके से समझ नहीं आ रहा कि काम पूरा हुआ या फिर नहीं हुआ। वैसे भी जिस ग्रुप को ये काम मिला है वो लोग क्विक सूट में विश्वास रखते हैं, यानी एक बार में मार के खत्म कर देना। तो फिर अब तक तो हो ही जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो कॉल क्रिया का क्या मतलब। आकृति चिंता के मारे इधर उधर फिर रही थी। इतने में उसके फोन पर अचानक से किसी का कॉल आता है। फाइनली कोई रिस्पांस देख करके वह तुरंत अपने फोन उठा करके कान के पास लगती है और एक्साइटमेंट के साथ कहती है, हेलो क्या हुआ, क्या बोला तुम्हें? दूसरी तरफ से एक आदमी के घबराती हुई आवाज उसे सुनाई देती है, तुम पागल तो नहीं हो गई हो आकृति? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसे एरिया में सिंघानिया के बॉडीगार्ड रहते हैं? दूसरी तरफ आकृति घबराते हुए पूछता है, मतलब? वह आदमी गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहता है, मतलब तुम्हें पता भी है तुम्हारे स्टूपिड से मॉडल प्लान के चलते हैं मैंने कितनी बड़ी मुसीबत पाल रखी है। सिंघानिया ग्रुप का इंडस्ट्रीज में एक से एक हैकर्स है जो चुटकियों में पता लगा सकते हैं कि इन सब के पीछे एग्जैक्टली था कौन। आकृति लंबी लंबी सांस लेते हुए लगभग गुस्से में कहती है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें इस काम के लिए पूरे 50 लाख रुपए दिए हैं। वह आदमी और तेज चिल्लाते हुए कहता है,
और उन 50 लाख रुपए का मैं क्या करूंगा अगर जान ही नहीं बची तो? तुम्हें पता भी है उन बॉडीगार्ड से सिर्फ हटाकर उसकी ही नहीं मारा है बल्कि मेरी रियल जगह तक भी पहुंच गए हैं और अब मैं यहाँ से भाग रहा हूँ क्योंकि अगर मैं कुछ समय और यहाँ रुकना तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं बच पाऊंगा भी और यहाँ से भागने पर भी गारंटी नहीं है। तुमने मुझे जी मुसीबत में डाला है ना। उसके बाद इतना याद रखना कि अगर मैं फंसाना तो तुम्हें भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगर हम लोग डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। इतना सुनकर आकृति तुरंत चिल्लाते हुए कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुमने न जाने कितने रुपए मेरे से आज तक लिए, कितनी सारी डील्स की है, मुझे धोखा नहीं दे सकते। ये सुनकर दूसरी तरफ से वह आदमी सार्कास्टिकली हंसते हुए कहता है, अगर तुम बचाना चाहती हो ना तो फिर मुझे यहाँ से सीधी बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ के दो। ये सुनकर के आकृति 2-4 लंबी गहरी सांसें लेती और कहती है, ठीक है तुम वहीं रुको, मैं कुछ रास्ता ढूंढती हूँ। फोन कट करके आकृति लगभग चिल्लाते हुए अपना फोन बेड पर पटकती है और फिर अपने बालों में अपने दोनों हाथ डालकर सोचने लगती है, क्यों 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 वो हर बार इन सब चीज़ों से बात कैसे जा रही है। ये सब कुछ कल क्रिया का असर कम होने के कारण हुआ है। नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं होने दे सकती। रोशनी मुझसे बचकर इतनी आसानी से नहीं निकल सकती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्र इस समय रोशनी के ही बोर्ड में बैठकर कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट चेक कर रहा था। इतने में किसी के नोक करने की आवाज़ आती है। काम में डिस्टर्ब करने वालों को रुद्र एकदम पसंद नहीं करता था, लेकिन जब वह अपना चेहरा घूमकर दिखाता है तो वहां पर तन्वी खड़ी होती है। उसके हाथ में खाने के प्लेट होती है। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स। तन्वी को देखकर रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं। 1 हफ्ता हो गया था उसे इंसिडेंट को। उसे समय तन्वी का चेहरा बुरी तरह से फूला हुआ था। थप्पड़ों के निशान की वजह से उसके शरीर में कई जगह चोट लगी थी। अच्छी बात तो ये थी कि बस इन चोटों के अलावा उसके साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं हुआ था। उसके चेहरे की चोट अब तक ठीक हो चुकी होती है, खाली उसके हाथ में लगी पट्टी यह बता रही होती है कि वह अभी भी बीमार है। ये हॉस्पिटल सिंघानिया खानदान का अपना हॉस्पिटल होता है और इसका 3rd फ्लोर पूरी तरह से सिंघानिया खानदान के लोगों के लिए रिजर्व किया गया रहता है। कोई भी इमरजेंसी होने पर अल्टीमेटली उन लोगों को यहीं पर आना होता है। तन्वी के चेहरे पर चोट लगी थी और इस हालत में वह दादाजी को बिल्कुल भी अलर्ट नहीं करना चाहती थी, वरना रोशनी की एक्सीडेंट के बाद से जो दादाजी की तबीयत खराब थी वह और भी ज्यादा खराब हो जाती। इसलिए वीर और रुद्र को छोड़कर और घर के बटलर को छोड़कर बाकी किसी को भी नहीं पता था कि उसके साथ यह सब हुआ है। खाने की प्लेट अंदर ले जाकर के तन्वी उसे कॉफी टेबल पर रखती है और फिर सोफे पर आराम से बैठते हुए अपने भाई की तरफ देखती और कहती है, खाना और उसके बाद काफ़ी आपके लिए मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। क्या आपने सुबह जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद कुछ भी नहीं खाया होगा, इसीलिए। उसकी बात सुनकर के रुद्र एक बार खाने के प्लेट को देखा है और फिर उसे देखा है और अजीब सी शक्ल बना लेता है। उसके वैसे एक्सप्रेशन देखकर वह कहती है, ठीक है आपको नहीं खाना है मत खाए, आप उनको मिला दीजिए या फिर उनके साथ शेयर करके खा लीजिए। देखी वह भी तो उठ ही रही है। ऐसा कहकर तन्वी रोशनी की तरफ इशारा करती है जिसकी आंखें इस समय कसमसा रही होती है। देखकर साफ साफ लगता है कि वह भी कुछ ही देर में उठ जाएगी। रुद्र रोशनी को देखा है, फिर ये सोच करके कि कैसे उसने भी सुबह का नाश्ता ही किया होगा और अब इतना कुछ हो गया तो खाने का टाइम भी नहीं मिला होगा। वह खाने के प्लेट को उठा करके बेड की तरफ जाने लगता है। तन्वी उसे इतना केयरिंग बनता देख करके हैरानी के साथ उसे देखते हैं और फिर उसे जगह से उठकर बाहर जाते हुए रुद्र से कहती है, आप भाभी को खिला दीजिए, मैं चलती हूँ। तन्वी के मुंह से भाभी शब्द सुनकर रुद्र एक नज़र उसकी तरफ देखा है और फिर वही टेबल पर बैठ जाता है। तन्वी दरवाजे से बाहर जाते जाते रुककर वहीं रुद्र की तरफ एक नज़र डालते और कहती है, मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं, आप आखिर में रोशनी के लिए ये सब क्यों कर रही हूँ और उसे भाभी क्यों बुलाया। समय के साथ पता चल जाता है कि कोई इंसान कैसा है। रोशनी ने उसे दिन मेरे लिए वह किया जो उसे समय कोई दूसरा मेरे लिए नहीं कर सकता था। अपनी जान की चिंता के बिना उसने मेरी इज्जत बचाई, जान बचाई, तो फिर मैं आखिर ऐसे इंसान को कैसे छोड़ दूँ। तन्वी की बात सुनकर के रुद्र को वह समय याद आता है जब उसने उसे गोदाम में उन गुंडों की हालत देखी था। उसे समय उसे भी विश्वास नहीं हुआ था कि रोशनी में तन्वी की मदद की। वह अच्छी तरह से जानता था कि उसकी फैमिली में भी कोई नहीं
पसंद करता रोशनी को, लेकिन किसी की बदतमीजी, गुस्से और नफरत के बदले रोशनी ने सिर्फ मदद और बचाव से दिया। तन्वी वहां से चली गई थी, पीछे छोड़ गई थी सच में डूबे रुद्र को, जो अपने हालातों से मजबूर था, इसलिए रोशनी की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ा पा रहा था। तो आखिर रोशनी के होश में आने के बाद क्या होगा? क्या आकृति के प्लान के बारे में रुद्र को कभी पता चल पाएगा? आखिर शुदा और रोशनी की जिंदगी अपनी अपने राज छुपाते छुपाते बीतेगी, या फिर इनके खुलने के साथ खुलेंगे कई और रास्ते? जाने के लिए स्टोरी पढ़िए और प्लीज कमेंट करिए एट लिस्ट पता तो चले आपको कैसा लगा। हाय गाइस, दिस स्टोरी इज अपलोडेड बाय सैम पॉक स्टोरी। कमेंट फॉर मोर एपिसोड्स।